एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की खुशी में सभी स्टूडेंट्स सेलिब्रेट कर रहे थे। उनकी टीचर ने उन्हें घर जल्दी जाने की सलाह दी। टीचर्स को भी अब फाइनली टाइम मिला था रिलैक्स करने का। एंड गेस व्हाट, वो रिलैक्सेशन में क्या करती थी? सोना, योगा करना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ चिल करना? नहीं, वो हमारे जैसी थी। वो डेस्परेटली वेट कर रही थी अपनी न्यू नॉवेल के न्यू चैप्टर का अपलोड होने का। पर अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, हम पॉजिटिव रहेंगे। वो एक सच्ची फ़ैन थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पूरी की पूरी सीरीज़ फिर से पढ़ेंगी। फ्राइडे नाइट बर्बाद होने वाली थी। सो स्टार्ट करते हैं एक कप दारू के साथ। एमसी जिस नॉवेल को पढ़ रही थी, या कहे जिससे ऑब्सेस थी, उसका नाम था द फ्लावर ऑफ द बीस्ट, एक फेमस रोमांस नॉवेल। टाइटल सुन के तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऑब्सेसिव पजेसिव बीस्ट एम्परर की लव स्टोरी होंगी, लेकिन एक्चुअली में ये बस एक लड़की की कहानी है जो मछलियों की खेती करती है, या कहे मछलियों की खेती में एक्सपर्ट है। मतलब लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाना। ओके, हीरोइन जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी। उसके पास एम्पायर के 3 सबसे हैंडसम लड़के हैं। सबसे छोटा ड्यूक, सेकंड नंबर मास्टर ऑफ टावर ऑफ मैजिक, एंड थर्ड नंबर द मोस्ट डिज़ायरेबल क्राउन प्रिंस। सबके सब उसके प्यार में है। क्या हमारी एमसी को जलन हो रही है? थोड़ी सी, पर उससे कोई लेना देना नहीं है इससे। ये बस एक टिपिकल स्टोरी थी, पर फिर भी उसे पसंद थी। रीज़न, राइटर की यूनिक स्टाइल। साथ ही सेकंड सबसे बड़ा रीज़न, इस नॉवेल के हॉट एंड मोस्ट फ्लर्टिशियस मेल कैरेक्टर्स। उफ उफ, टीचर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए टेबल पर रखने लगती है। स्लैम स्लैम स्लैम। ऑथर वापस आ जाओ, देखो अब मछलियाँ भी रोने लगी है। मैडम जी फिर नॉवेल की दुनिया में घुस जाती है। उस रात चांद अपनी चांदनी बिखेरे था। क्राउन प्रिंस उसे तकते जा रहा था और कहा, आइबलिन राजकुमार। हे, मुझे राजकुमार मत कहो, इतने बार कहा है तुम्हें, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। पर आइबलिन नहीं मानी। क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़ता है। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। आइबलिन शर्मा रही थी। अचानक हिंदी सीरियल के जैसे किसी ने उसे इंटरप्ट कर दिया। प्रिंस, आइबलिन का हाथ छोड़ दो। शर्माती हुई आइबलिन ने उस ओर देखा और मीठी आवाज़ में अपने आशिक नंबर 2 को पुकारा, केनेथ। केनेथ प्रिंस को रूल्स याद दिलाता है, पर प्रिंस वो रूल को थोड़ी मानने वाला था। रूल उसकी मर्जी के हिसाब से शिफ्ट होते। इनके आर्ग्यूमेंट के बीच एंट्री होती है आशिक नंबर 3 आरविन की, जो अपने शरारती अंदाज में कहता है, अगर हम रूल से छुटकारा पा ही रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। हंसता हुआ आरविन एक प्लेबॉय लग रहा था, पर आइबलिन को पता था उसके सामने ये बिल्कुल ग्रीन फ्लैग बन जाता था। असल दुनिया में टीचर आंखें गड़ाए लैपटॉप पर बेसब्री से अगले चैप्टर का इंतज़ार कर रही थी। अचानक उसे सर घूमता महसूस हुआ। क्या उसने ज़्यादा काम कर लिया था? गॉड, मेरा सर अब ब्लैंक हो गया। आंखें खुली। आंखें खुलने पर उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। क्या ये एक सपना था? एक मिनट, ये वर्ड्स हवा में क्या कर रहे हैं? ये क्या लिखा है? वेलकम टू द नॉवेल द फ्लावर ऑफ बीस्ट। क्या? टीचर फट से उठ खड़ी हुई। आईने में खुद को देखा तो उसने एक नई शक्ल पाई। ये क्या है? ये कौन है? ये मैं हूँ? मेरे डार्क सर्कल्स कहाँ गए? ये थी किम हायोंग। उम्र 25 साल, काले बाल और थकी हुई शक्ल। किम ने खुद को घूम घूम कर पूरी तरह देखा। वो अब पैनिक कर रही थी। खुद को काम करने का ट्राई किया, पर सब बेकार। वो ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। किम की आवाज़ सुन उस रूम में एक मेड आई जो उसे मसला पूछने लगी। किम रोते जा रही थी। मेड पैनिक हो गई और मास्टर को बुलाने चली गई। 2 बेचैन लोग अंदर आए, एक आदमी और एक औरत, जो किम को क्या हुआ पूछे जा रहे थे और उसे लाटे पुकार रहे थे। किम ने उन्हें नज़र पर देखा और फिर रोने लगी। कौन थे ये लोग? मेड ने उसे बताया कि ये उसके पेरेंट्स हैं, जो थोड़े कंफ्यूज थे किम की ये हालत देख के। किम ने खुद को संभाला और तय किया कि वो सब याद करेंगे इस नॉवेल के बारे में एंड एक पेपर पर लिख के निकालेंगी। 1 घंटा बीत गया। किम का सर दर्द से फटने लगा। क्या वो सच में इतनी डम थी? उसने ये नॉवेल 3 बार पढ़ी थी, नहीं 4 बार। उसकी मेमोरी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। एमसी रियलिटी को डिनाई करने का ट्राई कर रही थी। शांति से सोचने के बाद किम को याद आया कि उसकी ये नए रूप की फैमिली कौन थी।
वो थी लाटे। उसकी फैमिली विस्काउंट थी। लाटे एक सुपर डुपर सपोर्टिंग कैरेक्टर थी, या बोला जाए सपोर्टिंग की भी सपोर्टिंग कैरेक्टर थी, जिसका इस नॉवेल में एग्जिस्टेंस का मीनिंग ये है कि वो हीरोइन को अपने ब्राइट शाइनिंग में शाइन करने के लिए हेल्प कर सके, या खुद की निगेटिविटी दिखा के उसकी पॉजिटिविटी दिखा सके। ओके, ये दुख की बात थी। उसे एक और चीज़ याद आई। हीरोइन आइबलिन एम्पायर में 18 साल की उम्र में आती है। साथ ही उसे केनेथ भी याद आया, जो आइबलिन को सभी लड़कियों से अलग समझता था। ये उसे क्यों याद आया पता नहीं, छोड़ो। अभी के लिए किम उर्फ लैटे इस लाइफ को एडजस्ट करने का ट्राई करेंगी, एंड यही उसने डिसाइड किया। वैसे भी उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को जानना पहचानना शुरू कर दिया। खुद को आईने में देख ना दचकने के लिए या चौंकने के लिए उसको 1 महीना लगा। खुद की आदतें डालने के लिए उसको 6 महीना लगा। 1 साल इस रहन सहन में पूरी तरह ढलने। 2 साल बाद मेड ने आवाज़ लगाई, प्लीज़ अंदर आइए मिस लाटे। लाटे एलिगेंटली कैरेज में बैठ गई। किम शायद अपनी पुरानी जिंदगी भूली नहीं थी, पर अब वो अपनी हकीकत को नकार नहीं रही थी। हालांकि ये सब अभी भी एक नॉवेल थी। अब जब वो नॉवेल में आ चुकी थी, उसने डिसाइड किया कि अपना कुछ स्क्रीन टाइम बढ़ाया जाए। वो खुद का और एवलिन का सीन परसेंटेज इमेजिन करती है। एवलिन का था 100%, वही लैटे का था 8%। इस दुनिया में एक कोने में शांति से मरने से अच्छा वो अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने का चांस लेना चाहती थी। जैसे भरे दरबार में आइबलिन पे जूस फेंक देना, उसे रुलाना, पर इसकी सज़ा में उसे कोई घसीटते हुए बुरी तरह ले जा रहा था। घसीटे जाने से अच्छा उसके पास एक बेटर प्लान था, जहाँ वो तीनों के तीनों हीरोज़ के साथ कनेक्शन बनाएंगी हीरोइन के आने के पहले, जैसे ये कभी होने भी वाला था। लैटे ने इन मेल लीड्स को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह देखा, इवन डस्टबिन में भी, पर रियलिटी कड़वी थी। इस लेसन से हमें ये प्रूफ हुआ कि सपोर्टिंग कैरेक्टर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर ही होता है। लैटे एक मॉन्स्टरस सा चेहरा बना के कहती है, तुम कहाँ हो मेल लीड्स। ओके, ये अभी भी रोमांस नॉवेल है। लैटे को जैसे फील हो रहा था कि उसके और मेल लीड्स के बीच कभी ना पार होने वाला बड़ा सा बैरियर एग्जिस्ट करता है। वो एक तरह उदास पड़ी है, एंड दूसरी जगह ये चमकते हुए सितारे, एंड ये वॉल कभी टूटने नहीं वाली है। ओह, आज लैटे को कुछ दिखा। शायद आज चांस था उसे मेल लीड से मिलने का। उसकी आंखें चमक गई। क्या ये क्राउन प्रिंस हो सकता था? उसने झाड़ों में घुसकर देखना चाहा, पर अफसोस उसे वहाँ एक क्यूट सा रैबिट मिला। एंड देखते ही देखते वहाँ रैबिट की पूरी आर्मी आ गई। थकी हारी लैटे रैबिट्स को काउंट करने लगी। ये था क्राउन प्रिंस रैबिट नंबर 181। उस दिन भी वो खाली हाथ घर लौटी, पर रैबिट को मिलके उसे मज़ा तो आया। अगले दिन लैटे ने ड्रिल हाउस पर छापा मारने का सोचा। वहाँ भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा, पर शायद उससे अच्छी चीज़ उसे वहाँ मिल गई हो। वो थी मसल्स, हॉट मसल्स। पूरा दिन लैटे ने अपनी नापाक आंखों से ये हसीन नज़ारा देखा, एंड अब इसकी एनर्जी से उसका माइंड डिस्ट्रेस हो चुका था। इतनी नाकाम कोशिशों के बाद भी लैटे ने हार नहीं मानी थी। नए दिन उसका नया प्लान आ गया। नया प्लान कुछ इस प्रकार था। स्टेप 1, बाहर घूमने जाना। स्टेप 2, मुसीबत में पड़ना। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं खतरे में हूँ। स्टेप 3, हीरो आएगा एंड उसे बचा लेगा। यू नो, द क्लासिक स्टोरी लाइन जो कॉमन है एंड हर नॉवल में यूज़ होती है। सो पहला काम, लैटे गली मोहल्लों में घूमना शुरू कर देती है। जैसे गुंडों को इशारा मिल गया हो, उन्होंने मौका देखकर लैटे पर हमला कर दिया। तुम मरना चाहती हो है ना? नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो। क्या तुम हमसे लड़ना चाहती हो? ठीक है, तो हम तुम्हारी विश पूरी करेंगे। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लैटे ने डरते हुए कहा। लगता है वो इस बार बुरी तरह मुसीबत में पड़ चुकी थी। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे शायद थोड़ा सफ़र करना ही पड़ेगा। पर उस पर कोई अटैक लैंड ही नहीं हुआ। क्या आप ठीक हैं मिस? किसी ने कहा। उम्मीद से लैटे ने आंखें खोली, पर किसी हीरो की जगह उसके सामने था उसके घर का नाइट सर पैटसन, जिन्होंने उसे बचा लिया। चलो अच्छा ही था। अगर उसके पापा उसकी चिंता में सर पैटसन को चुपके उसे प्रोटेक्ट करने नहीं भेजते, तो शायद वो हीरोइन पे जूस फेंकने की जगह खुद ही जूस बन जाती आज। घर पहुंचने पर
उसे खूब डांट पड़ी। इसका सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा, साथ ही उसे 1 महीने के लिए नज़रबंद भी कर दिया। बेड पे लेटे लेटे मन ही मन सोच रही थी कि इस जालिम नॉवेल की दुनिया अपनी ओरिजिनल स्टोरी लाइन से इतनी ज़्यादा लॉयल है कि शायद ही वो मेरे लिए अपनी स्टोरी लाइन चेंज करे। अफसोस, देखते ही देखते 10 साल बीत गए। लैटे ऐसे ही एक दिन आसमान को देखते हुए सोच रही थी कि हीरोज़ भी ना बिल्कुल इस बादल जैसे है, मुझसे कोसों दूर। तभी वहाँ फ्लैप फ्लैप करते हुए एक कबूतर आया जिसने चिट्ठी लाई थी। वो डायरेक्ट लैटे के मुंह पे लैंड करता है। क्या तुम शांति से नहीं आ सकते? लैटे ने कहा। चिट्ठी में लिखने वाले ने लैटे को बधाई दी थी उसके नए काम की सक्सेस के लिए। उसका नंबर 1 रैंक आया था। साथ ही उसे अगले प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए भी कहा था। यह लैटे हमें बताती है कि 10 साल उसने हीरो को ढूंढने के अलावा और क्या किया। दरअसल उसने हीरोज़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर हीरोज़ को ढूंढते ढूंढते गलती से उसने कुछ और डिस्कवर कर लिया जिसके बारे में इस लेटर में लिखा था। तो ये सब तब शुरू हुआ था जब लैटे एक ऐसे ही दिन हीरोज़ को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी, एंड तभी उसे 2 फैन गर्ल्स की आवाज़ आई जो अपनी कॉमिक हीरोज़ को एक दूसरे के साथ शिप करके एक्साइटेड हो रही थी। ये लोग बिल्कुल उसी के जैसे थे। वो और उसके दोस्त भी तो इसी तरह कॉमिक हीरोज़ को शिप करके खुश होते थे एंड उनसे ऑब्सेस्ड थे। वेट, इसका मतलब यही था कि इस दुनिया में भी बीएल एग्जिस्ट करती थी। लैटे को रियलाइज़ हुआ। अब जब लैटे ने खुद को एक बीएल कॉमिक राइटर के तौर पर डिस्कवर कर लिया था, उसने लिखना शुरू किया। वो लिखते गई लिखते गई लिखते गई, पेपर पे पेपर, पेपर पे पेपर, पेपर पे पेपर ख़त्म हो चुके थे, पर उसने लिखना बंद नहीं किया। भले ही वो इसमें अच्छी नहीं थी, पर उसने अपना 100% दिया एंड जिसका रिजल्ट भी आया। उसकी बुक ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बात तो इतनी बढ़ चुकी थी कि कस्टमर्स बुक के लिए सेलर्स के बाल तक नोचने को तैयार थे। उन्हें बीमोर/बीएल बुक्स के स्टॉक ख़त्म होने पर बहुत पछतावा होता था। ये बुक का नाम था द वेरियस सिचुएशंस ऑफ इम्पेरियल नाइट। टडा! ये बेस्ट सेलर थी उस टाइम की। लैटे अपने मिस्टीरियस लुक, जहाँ वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उसने इस पूरी दुनिया को बचाया है, पर अपना फेस रिवील नहीं किया, या कहे डिटेक्टिव हो सकती है, उस लुक में पोज करते हुए कहती है कि इस काम से उसे पैसा और फेम दोनों मिला एंड ये सब उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में अचीव किया था। अपने अचीवमेंट्स के ऊपर प्राउड करते हुए लैटे स्माइल करे जा रही थी एंड तभी पीछे से उसकी मेड आती है, यूसिला। यूसिला पूछती है, मिस आप क्यों स्माइल कर रही है? पर लैटे यूसिला को कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि यूसिला का मुंह इतना बड़ा था कि वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती। लैटे उसे एक फिश के तौर पे इमेजिन करती है जिसके बहुत बड़े होठ है। वैसे वो यूसिला को शेयर कर देती, लेकिन उसके पापा भले ही स्वीट थे लेकिन थोड़े कंजर्वेटिव थे। वो कभी अपनी बच्ची को बीएल कॉमिक्स लिखने की अनुमति नहीं देते। लैटे यूसिला को रैंडम बहाना कर देती है एंड यूसिला भी कोई माइंड नहीं करती एंड उसे याद दिलाती है कि आज उनकी एक टी पार्टी है। लैटे पार्टी के बारे में तो भूल ही गई थी। यूसिला ने उसे कहा, कोई नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम अच्छे से तैयार हो सकते हैं। एंड यहाँ शुरू होता है ग्रैंड मास्टर यूसिला का एक नया आर्ट वर्क, जो अपने हाथों से लैटे के डिज़ास्टरस कर्ली बालों पर अपना जादू बिखार रही थी। जैसे जैसे यूसिला अपना काम करे जा रही थी, लैटे उसे देख मन ही मन उसकी तारीफ़ों के बुल बांधे जा रही थी। अगर यूसिला का बड़बोलापन ना होता तो वो एकदम परफेक्ट मेड थी। फाइनली लैटे के बाल सेट हो गए। अब वो बिल्कुल रैपुंज़ल लग रही थी। लैटे को भी अपना फाइनल लुक बहुत अच्छा लगा। उसने यूसेला की तारीफ़ करते हुए कहा, तुम ही मेरी सोशल गैदरिंग की सेवियर हो यूसेला। ड्रेस क्या पहनना है पूछने पर यूसेला ने मक्खन लगाते हुए कहा, आप पर तो सब अच्छा लगेगा मिस। लैटे को पता था यूसेला उसे मक्खन लगा रही है, पर वो चाहकर भी उसे हेट नहीं कर सकती थी। फिर बारी आती है शूज़, नेकलेस, थोड़ा ब्लश की। अब लैटे पूरी तरह तैयार थी। वो खुद की पुरानी शक्ल याद करते हुए सोचती है, लैटे किम से 100 गुना ज़्यादा अच्छी है। किम को तो अपना मेकअप ढंग से करते ही नहीं आता था। वो तो शायद एक हाई स्कूलर से भी गई गुजरी थी। लैटे निकल पड़ी अपनी टी पार्टी के लिए। उसकी मॉम उसे विदा कर रही थी, पर उसका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि उसके साथ उसके गार्ड सर हैंसन भी आ रहे थे। पर जाने दो। लैटे की मॉम हिंदी पिक्चरों की माँ जैसे ड्रामेटिकली रोते हुए लैटे को घर सुरक्षित आने के लिए बोल रही थी। प्लीज़, वो जंग पे नहीं जा रही है। बैक टू द स्टोरी। सर हैंस की बात की जाए तो लैटे के ख्याल से वो थोड़े हैंडसम थे, अच्छी बॉडी भी थी उनकी।
दिखते भी अच्छे ही थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चमकीले और शाइनी थे। क्लेरिसा को भी सेम प्रॉब्लम थी, पर ड्यूक एल्बर्ट को हम सर हैंसन से कंपेयर नहीं कर सकते। बैक टू द स्टोरी। इन्हें मेरे साथ आने की क्या ज़रूरत है, लैटे सर हैंसन की चमक से परेशान होकर कहती है। वो लोग फाइनली ऑलिव के घर पहुंच गए। लैटे सरप्राइज थी, ये तो बहुत क्लोज था। केवल 3 सेकंड लगे उन्हें यहाँ आने। इसके लिए मॉम इतना चिंतित थी, यहाँ तक कि गार्ड्स तक साथ में भेज दिए। वाह। लैटे पार्टी ज्वाइन कर लेती है। लेडी एक्ट्री को मिलती है, लेडी ऑलिव को मिलती है, एंड एक लेडी कैनो उसे केक ऑफर करती है। लैटे खुशी खुशी केक का बाइट खाने ही वाली थी कि तभी लेडी ऑलिव खाने को स्किप करके डायरेक्ट गॉसिप पे शिफ्ट हो जाती है। आप लोग जानते हैं हम यहाँ क्यों गदर हुए हैं? लैटे मन ही मन सोच रही थी कि ये डायरेक्ट गॉसिप पे शिफ्ट हो गई। नो फूड, ये रिएक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ऑलिव इस तरह क्यों बिहेव कर रही है आज? कैनोला गॉसिप में एडिशन करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, 2 हफ्ते बाद प्रिंस रोजेलिया का बर्थडे बैंक्वेट आने वाला है। हम उसी के बारे में आज डिस्कस करने मिल रहे हैं। लैटे अपनी दुनिया में कैरेक्टर्स के नाम पर गौर कर रही थी। ऑलिव, कैनोला, वो अब अनदेखा नहीं कर सकती थी। ये तो ऑयल के ब्रांड्स थे। वो इन लोगों को तेल की बोतलों में इमेजिन कर रही थी। उसका ये सोच हंसी निकल गई। उसकी फ्रेंड कैनो स्लैश अमेरिकानो एंड वो खुद लैटे, ये कॉफ़ी के नाम थे। लैटे अब स्पीचलेस थी। सभी लेडीज़ क्राउन प्रिंस रोंदामियो को देखने के लिए एक्साइटेड थी। लैटे अपने केक को मज़े से खाते हुए बुक के ऑथर को रोस्ट कर रही थी। ऑथर के पास तो कोई ओरिजिनल नेम थे ही नहीं। अगर देखा जाए, रोंदेमिया रोमियो जैसा साउंड नहीं करता। एक्चुअली लड़कियां अपने बातों में थी। उन लोगों को लग रहा था क्राउन प्रिंस शायद नहीं आएगा, इसके कोई कन्फर्मेशन तो नहीं थे। ये सुन कुछ मायूस हो गई। लैटे इनका रिएक्शन देख खुद भी मिस्टीरियस क्राउन प्रिंस को इमेजिन करने लगी। वो इनको ब्लेम नहीं कर सकती थी ऐसे रिएक्शन देने के लिए। वो खुद भी क्राउन प्रिंस से मिलने का कई बार ट्राई कर चुकी थी, पर ये जालिम नॉवेल की दुनिया कहाँ उसे क्राउन प्रिंस को मिलने देती। एक लड़की मुस्कुराते हुए जोर देती है कि इस साल क्राउन प्रिंस पक्के से आएंगे, क्योंकि प्रिंस रोजेलिया का 17वां बरस का जन्मदिन है। इसका मतलब ये है कि उनकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी भी इसी साल होगी। ये न्यूज़ को सुन लाटे को जोर का ठसका बैठा। कैनो भी शॉक थी लाटे के रिएक्शन को देख। लाटे की आंखें घूमने लगी। हे भगवान, ये कैसे भूल सकती है वो 17th बर्थडे, वो भी प्रिंसेस रोजेलिया का। ये वही तो दिन था जब हीरोइन एबेलिन पहली बार अपीयर हुई थी, एंड साथ ही ये वो भी वक्त था जब ड्रामेटिकली वो आशिक नंबर 1, आई मीन मेल लीड नंबर 1 से मिली थी। लैटे के अलावा बाकी लेडीज़ भी एक्साइटेड हो उठी। क्या क्राउन प्रिंस दुनिया के सबसे ज़्यादा हैंडसम इंसान नहीं है? मैंने तो सुना है अगर कोई उन्हें एक बार देख ले तो उन्हें तो कोई और लड़का पसंद ही नहीं आता। कैनो ये सब सुन लार टपका रही थी। उसकी आंखें तब चमक गई जब उसे पता चला लेडी ऑलिव ने प्रिंस को देखा है। लेडी ऑलिव भी फिर शो ऑफ करते हुए बताने लगी कि प्रिंस कितने सुंदर है, कितने हैंडसम है, एंड उनके गुण गाने लगी। लैटे प्रिंस का डिस्क्रिप्शन याद करने लगी। नॉवेल में उसे कैसे बताया गया था? हाँ, सूरज की किरणों के जैसे प्लैटिनम सुनहरे बाल, उसकी आंखें जैसे नीले समुंदर की तरह गहरी नीली। लैटे उसी तरह ब्लर प्रिंस को इमेजिन करने लगी जैसे मैं अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को याद करती हूँ। लैटे को याद आया था कि नॉवेल में क्राउन प्रिंस को ऐसे डिस्क्राइब किया गया था जैसे वो कोई टिपिकल फेरी टेल का प्रिंस हो। कैसे दिखता होगा वो, क्या पता। लेडीज़ का भी टॉपिक स्विच हो गया कपड़ों पे। ऑब्वियसली क्या पहनना है ये ऑब्वियस क्वेश्चन था। कोई भी एक तरह के ब्रांड के कपड़े नहीं पहनना चाहता था। सबने अपने अपने चॉइसेस, अपने अपने पसंदीदा ब्रांड्स का नाम लेना शुरू किया। अचानक किसी ने लाटे को भी उसका प्लान पूछा। अपने ख्यालों में खोई हुई लाटे तुरंत वापस आ गई और रैंडम सा किसी ब्रांड का नाम ले लिया। लाटे जो इतने सालों से गैदरिंग्स को अटेंड कर रही थी, अब बखूबी जानती थी यहाँ सोशलाइज कैसे करना है, कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं। उसका ऑटो पायलट मोड शुरू हो गया। आखिर में उसने इस गैदरिंग के एरोगेंट होस्ट को खुश करते हुए थोड़ा मक्खन लगाया
जिसके साथ फाइनली आज की टी पार्टी ख़त्म हुई। घर वापसी में सर हैंस लाटे के साथ स्मॉल टॉक कर रहे थे एंड लाटे बस उनकी चमक को झेलते हुए हाँ पे हाँ लगा रही थी। घर पहुंचकर थकान का बोल के लाटे डायरेक्ट अपने बेडरूम में चली गई। अकेले होते ही उसकी सारी थकान गायब हो गई। अब उसे बस बेसब्री से उस पल का इंतज़ार था जिसके लिए वो 10 साल से वेट कर रही थी। उसकी धड़कनें एक्साइटमेंट से तेज़ हो गई। चेंज करने के बाद लाटे रिलैक्सली अपने बेड पे पसर गई और मेड्स को भी भगा दिया। लाटे को फाइनली अपने विचारों को ठीक तरह से जमाने का टाइम मिल गया था। लाटे फुल फ्रिक आउट और पैनिक मोड में चली गई। यू इडियट, अगर उसे पता होता तो वो स्टार्टिंग से ही इस सीरीज़ को ध्यान से और मन लगा के नहीं पढ़ती। बर्थडे बैंक्वेट, उसे तो इस बैंक्वेट के बारे में बस इतना याद था कि उसमें एक फॉरेन स्टूडेंट यानी हीरोइन आइबिलिन पहली बार आई थी। उसके पास कुछ ही इन्फॉर्मेशन थी, जैसे आइबिलिन ने कुछ ऐसा किया था जो किसी और ने नहीं किया था, जिससे उसने क्राउन प्रिंस का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया। पर क्या उसे नहीं पता था। वो पलंग पर लोट पुलोट होते हुए सोच रही थी कि उसे तो सिर्फ वो स्टीमी मेजर सीन्स ही याद थे जिसे शायद उसने 100 नहीं 200 बार पढ़ा हो। एनीवेज, उसे यहाँ तक आने के लिए बहुत वक्त लगा था। लाटे को अब भी अपना पुराने जीवन के सपने आते थे जो उसे रातों को सोने नहीं देते थे। वो कितने बार नींद ना होने के कारण थकान के साथ उठी थी, पर अब वो सच में नहीं रोती थी, ना ही उदास होती थी। ज़िंदगी मस्त चल रही थी। टेस्टी खाना मिलता था, पैसा भी आ रहा था। अगर कंपेयर किया जाए तो पुराने जीवन में उसे प्रिंसिपल और पेरेंट्स की गालियाँ खानी पड़ती, साथ ही शैतान बच्चों को भी झेलना पड़ता, उन्हें हैंडल करना पड़ता, जो बहुत ज़्यादा टफ था। उसके ऊपर उसके अपने पेरेंट्स जो डिवोर्स थे उसकी भी चिंता उसे लगी रहती। एक 25 साल की सिंगल औरत और क्या क्या हैंडल करती। उससे लाख गुना अच्छी उसे ये लाइफ लगती थी जो इतनी पीसफुल थी कि उसे कभी कभी बोर भी होना शुरू हो जाता। उसकी पुरानी ज़िंदगी पूरी तरह से परेशानियों से भरी हुई थी। लाटे की लाइफ में आके किम को लगने लगा था कि ये भगवान जी की कृपा थी। लाटे की लाइफ उसे एक गिफ्ट के फॉर्म में मिली थी शायद। हाँ, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था अगर वो सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं होती। लाटे ने आह भरी। उसे अब उन बैकग्राउंड एक्स्ट्रास की दया आ रही थी। उनके लिए बुरा लग रहा था जो हीरो को शाइन करवाने के लिए खुद की बलि चढ़ा देते थे। अब जब वो नॉवेल की दुनिया में थी और अपनी आंखों से सब विटनेस कर रही थी, वो एक्साइटेड फील कर रही थी। बर्थडे बैंक्वेट को 10 दिन बाकी थे। इसका मतलब ये था कि बुक का सीक्वल अब ऑफिशियली होल्ड पे जाने वाला था। लाटे अनबॉदर्ड एक्सप्रेशन के साथ सोच रही थी कि ये न्यूज़ को सुन बुकी जो उसके बुक का पब्लिशर था वो तो मर ही जाएगा। वो इमेजिन कर सकती थी एंजाइटी से भरे बुकी को जो उसे अगले रिलीज़ के लिए कह रहा था। पर लाटे ये 10 दिन बस बैंक्वेट पे फोकस करने वाली थी। अपने 3D ग्लास को स्टाइल से लगाते हुए, नाइट ड्रेस पहने, अपने हाथ में पॉपकॉर्न का डब्बा लिए, वो हाथों से गन बनाते हुए स्टाइल से सोचती है कि क्यों ना अब पॉपकॉर्न बनाया जाए। अगले दिन आधी नींद में लार टपकाती लाटे को यूसिला ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी और एक्साइटेडली ड्रेस खरीदने के लिए कह रही थी। आपको सबसे अच्छा दिखना है मिस बैंक्वेट में। ब्लैंक फेस के साथ लाटे यूसिला के विपरीत शायद मन ही मन में करहा रही थी, वो भी शेर बन के। ये लाटे की इमेजिनेशन है, सो नो कमेंट्स। यूसिला पीक एक्साइटमेंट में ब्लश करते हुए लाटे को हाइप करने की नाकाम कोशिश में कहती है, आपको क्राउन प्रिंस के लिए सजना है, उनके लिए तैयार होना है, चलिए मिस। लाटे सर पकड़ कह रही थी, इससे इस बात की खबर कैसे लगी? अब तक तो पूरे घर को पता चल चुका होगा। जैसे यूसिला ने अपने मिस की मन की बात पढ़ ली हो। वो जोश से कहती है, मैं एक ऑफिशियल कॉस्मेटिक ड्रेसर फैशन एफेनिस्टा हूँ, मुझे हर बात पता होती है। लाटे एक्साइटेड यूसिला के मुंह पे साफ कह देती है, वो नए कपड़े नहीं लेगी। यूसिला के तो जैसे दुनिया में से रंग ही गायब हो गए हो। उसने तुरंत पूछा, क्यों आप नए कपड़े नहीं लेंगी? जबकि क्लियरली
ये नए ट्रेंड के कपड़े आपका दुकान में इंतजार कर रहे हैं। लैटे ने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे उसके नए कपड़ों को लाए जो उसकी आंट रोज ने भेजे थे। अगर अब वो नए कपड़े खरीदती तो ये बस पैसे की बर्बादी थी। यूसिला उसे अपनी प्यारी प्यारी पपी आइज के साथ विनती करने लगती है, पर लैटे इसके लिए पहले ही रेडी थी। उसने जैसे अपना काल्पनिक कवच निकाला जो यूसिला की पपी आइज अटैक को पूरी तरह डिफ्लेक्ट कर रहा था। उसी दिन दोपहर में यूसिला जोश से लैटे को इन्फॉर्म करती है कि वो जा रही है एक नई मेकअप टेक्निक सीखने के लिए। ये जानती ही नहीं इसे कब गिव अप करना है, लैटे ने मनी मन सोचा। लैटे को अलविदा कर यूसिला निकल पड़ी अपनी जर्नी पे, जहाँ वो लैटे के लिए ड्रेसअप करने के नए नए तरीके और दिव्य कलाएं सीखने वाली थी। इस दौरान लैटे ने लगभग 3 बार हार का सामना किया था पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश में। एग्जैक्टली 1 हफ्ते में यूसिला वापस आ गई। आई एम बैक कहते हुए वो खुशी से आती है। वो तो जैसे पूरी फैशनिस्टा लग रही हो। स्टाइलिश चश्मे, मूछे, कैप, अ पीक डिजाइनर वाला लुक। पर लैटे का रूप देख यूसिला का रूप गायब हो गया। वो चिंता में पूछती है, हे भगवान, मेरी गैर मौजूदगी में आपके साथ क्या हुआ मिस लैटे? अविश्वसनीय। लैटे लिटरली जल चुकी थी। वो रुआसी आवाज में कहती है, पॉपकॉर्न। अगले सेकंड यूसेला लैटे को धकेलते हुए तैयार करने ले जाती है। लैटे अब भी अपने हाथ में पॉपकॉर्न का कॉर्न पकड़ के थी। लैटे को उसकी मेड इयररिंग्स, ब्रोच, ड्रेसिंग्स, इन सब पे ओपिनियंस ले रही थी। लैटे जस्ट रैंडमली कुछ भी आंसर कर रही थी, उसे कुछ भी चलता था। फैशनिस्टा यूसेला फिर कमान अपने हाथों में लेकर डिसाइड करती है कि वो अब लैटे के लिए कपड़े चुनेंगी। पूरी सीरियसनेस के साथ वो कपड़ों के कलर, उसकी डिज़ाइन पर डिस्कस करना शुरू कर देती है बाकी मेट्स के साथ। चेयर पे बैठी लैटे थक चुकी थी। उसे तो लग रहा था कि ये कॉर्सेट पहने वो कहीं मर ही ना जाए। सबके सब जैसे पागल हो गए हो। उनकी आंखें क्रेजीनेस और पैशन से चमक रही थी। लैटे के ड्रेस, नेकलेस, डेकोरेशन में वो पूरी डेडिकेशन से मेहनत कर रहे थे। उसे बुरा लग रहा था इन लड़कियों को साइड कैरेक्टर पर इतनी मेहनत करता देख। फाइनली मेड्स का आर्ट वर्क पूरा हुआ। इनकी स्माइल देख लग रहा था कि इनका मेकअप और ड्रेस लगता है अच्छा ही हुआ है। लैटे सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, वो कोई हूर परी तो बनने वाली नहीं थी। लोग कहते हैं तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लैटे खुद को देख रही थी। या शायद हम खुद को बदल भी सकते हैं, उसने लोगों को जवाब दिया। वो मन ही मन सोच रही थी, ये क्या था? क्या ये मैं थी? उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई, जहाँ उसकी एक दोस्त जो नई नवेली दुल्हन थी, जिसे वो लोग पहचान तक नहीं पा रहे थे। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना पूरा लक उस दिन सुंदर दिखने में ही यूज़ कर लिया हो। खुद की शक्ल को छूकर वो डिसबिलीव में खुद को सवाल करती है, क्या यह सच में वो थी? वो प्राउडली डिक्लेयर करती है, मैं कितनी हॉट हूँ, लाइक सीरियसली। वो एक वेडिंग केक लग रही है। नहीं नहीं, देखो तुम लोग। ओके, बैक टू द स्टोरी। फाइनली रेडी होने के बाद लैटे क्लिक क्लैक करते हुए सीढ़ियों से उतरती है। उसके शॉकिंग ग्लो अप को देखकर घर के सभी सर्वेंट्स उसके बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी बातें सुन वो ब्लश कर रही थी। एज़ यूजुअल उसकी मॉम उसे ड्रामेटिकली आंखों में आंसू लाए कॉम्प्लीमेंट देती है। तुम कितनी बड़ी हो गई लैटे, बिल्कुल एक एलिगेंट लेडी के समान। तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखती हो, जैसे मैं अपनी जवानी में दिखती थी। अपनी मॉम को सी ऑफ करके लैटे निकल पड़ती है बैंक्वेट के लिए। अब फाइनली वो इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर को फेस टू फेस देखने वाली थी। वो पैलेस पहुंच गई। उसका नाम अनाउंस हुआ बॉलरूम में। लैटे नाम सुन कैनो उसके पास आई और उसे कॉम्प्लीमेंट करते कहती है, क्या तुम लैटे हो? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ खुश हो रहे थे खुद को इतना सुंदर पा। एंड आखिरकार वो वक्त भी आ गया जिसका इस हॉल में मौजूद हर एक इंसान को बेसब्री से इंतज़ार था। क्राउन प्रिंस रोंदा मेयोदी हेलोन और प्रिंसेस रोजेलिया दी हेलोन के आने की घोषणा होती है। सबकी नज़रें उनकी ओर मुड़ गई। प्रिंस की जैसे एक झलक देख सब लोग जैसे एक साथ पागल हो गए हो। किसी ने शौक में अपना फैन तक गिरा दिया। लैटे भी इस नज़ारे को बिना पलक झपकाए देख रही थी। ये था क्राउन प्रिंस जो उस
ब्लैक सूट में जैसे कोई ग्रीक गॉड लग रहा था। ये पागलपन था। जिस पर लैटे ने रोंडामियो को देखा, उसे अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ गई। फ्लैशबैक। उस दिन उसकी एक फ्रेंड, एक मेल एक्टर एल्फमैन को फैन मीट में मिलकर आई थी। किम जब उस दोस्त से फिर मिली, वो तो जैसे अपने होश खो बैठी हो। वो रोते हुए सिर्फ एक ही रट लगा के थी, वो कितना हैंडसम है, वो कितना गुड लुकिंग है, वो ग्रीक गॉड है। तब उसके फ्रेंड के रिएक्शन को किम ने हंसी में उड़ा दिया था, पर अब जब वो प्रिंस को साक्षात अपनी आंखों से देख रही थी, वो अच्छे से समझ पा रही थी अपने उस दोस्त की फीलिंग। तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए जब तक तुम उसे अपनी आंखों से ना देख लो। ये वर्ड्स उसके दिमाग में घूमने लगे। उसने आखिरकार माना कि प्रिंस शॉकिंगली हैंडसम था, इतना कि ये इलीगल था। एक्साइटेड लैटे की नाक बहने लगी, जिसे पकड़ वो सोचने लगी, हम एक ही स्पीशीज़ है, हमारे अंदर सेम ही चीज़ें हैं, पर फिर क्यों? उसे और अगर प्रिंस को कंपेयर किया जाए तो वो ज़मीन और आसमान लगते हैं। दोनों को ड्रॉ तो एक ही ऑथर ने किया था ना, तो फिर क्यों प्रिंस को देखकर लगता था कि वो कोई असाधारण आर्ट है जिसे एक महान आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया है, और उसे देख लगता था कि किसी ने मुर्गी ड्रॉ करने के चक्कर में उसे ड्रॉ कर लिया, वो भी पैरों की उंगलियों से, क्योंकि हाथ तो उसके नाक में उंगली करने बिजी थे ना। एनीवेज, लैटे ने अपने फ्रेंड को चेकआउट करने का सोचा, जिसकी आंखें जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। कैनो पूरी तरह फ्लैट हो चुकी थी प्रिंस पे। वैसे ये जायज़ भी था। लैटे प्रिंस के प्लस पॉइंट्स को नोट करते हुए सोचती है कि ये ऊंचा है, इसकी चौड़ी छाती है, साथ ही इसके लंबे लंबे पैर हैं। उसने ऑब्जर्व किया कि सबकी आंखें सिर्फ प्रिंस को ही देख रही थी, नहीं घूर रही थी। वो काफी अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था, पर फिर भी मजाल है नर्वसनेस में बाल तक उसके हिले हो, जैसे कि उम्मीद थी। ये मेल लीड मोटी चमड़ी का मालिक था। अचानक लाटे को ध्यान आया, हीरोइन हीरोइन आइबलिन कहाँ थी? जिस मोमेंट लाटे के मन में ये ख्याल आया, उसी मोमेंट प्रिंस की भी नजरें कहीं टिक गई और उसके एक्सप्रेशन शॉक में बदल गए। लाटे भी ये चीज ऑब्जर्व कर रही थी। काल्पनिक 3D ग्लासेस पहनते हुए वो सोच रही थी, किसी भी समझदार इंसान को पता है ये एक्सप्रेशन प्रिंस के चेहरे पे तभी आते हैं जब वो हीरोइन को देख रहा हो। लैटे ने भी प्रिंस के नज़रों का पीछा किया एंड आखिर उसे दिखी हीरोइन आइबलिन। एक कोने में लंबे काले बाल वाली खूबसूरत लड़की किताब लिए खड़ी थी। वो इन हॉल में मौजूद सबसे ज़रूरी इंसान क्राउन प्रिंस को इग्नोर कर अपनी किताब पढ़ रही थी। कैनो भी कंप्लेन करती हुए कहती है, इसे मैनर्स नहीं क्या, बैंक्वेट में कैसे बिहेव करते हैं। लैटे ऑकवर्ड स्माइल के साथ हामी भरती है। किसी और को इतना फर्क पड़ा हो या ना हो, पर आइबलिन के ये एक्शन से प्रिंस को पर्सनली बहुत फर्क पड़ा। वो स्पीचलेस था। सब फुसफुसाते हुए आइबलिन की बातें करना शुरू कर देते हैं, पर अपने सराउंडिंग से बेखबर आइबलिन अपनी किताब में ही घुसी थी। अचानक शांति के कारण उसने नजरें उठा के आसपास देखा, पर वो कंफ्यूज थी, यहाँ क्या हो रहा था। लैटे को ये सीन याद था। वो जैसे नॉवेल का हर एक शब्द अपने दिमाग में रिपीट टेलीकास्ट करके पढ़ रही थी। ये एटीट्यूड प्रिंस के लिए अजीब था। उसे लगा शायद ये लड़की ने उसे देखा नहीं, इसलिए प्रिंस ने जानकर उसे अप्रोच किया। पर आइबलिन ने एक नज़र प्रिंस को देखा और फिर अपनी किताब पढ़ने लगी। आइबलिन के इस रवैये से जैसे प्रिंस के अंदर एक अनोखा भाव पैदा हो गया हो, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लैटे इस सीन को लाइव देख रही थी और ये एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। इस बार प्रिंस का रिएक्शन उसे याद था, वही यही। रोंडेमियो बालों में हाथ फिराए एक कातिलाना स्माइल देता है। उसे ये अब फनी लग रहा था। लाटे के आंग में कांटे आ गए ये दृश्य देखकर। बिल्कुल सेम, ये वैसा ही था जैसे उसने पढ़ा था। लाटे चालाक भरी हंसी के साथ खुद को एक सक्सेसफुल करियर में इमेजिन कर सकती थी, ज्योतिषी के रूप में। तभी लाटे ने क्राउन प्रिंस के नेक्स्ट मूव को कैलकुलेट किया। वो बिल्कुल एक 8वीं के बच्चे जैसा बिहेव कर रहा था, पर फिर भी इतना प्यारा दिख रहा था। ये कैसे पॉसिबल था? लैटे को ये सब क्रिंज लगने लगा था, पर दूसरों को ये कूल कैसे लग सकता था? उसने सड़ी शक्ल बना के सोचा। पर ये लड़कियां तो उस पर फ्लैट हो चुकी थी। उन्हें तो अब प्रिंस के पास की हवा से भी जलन हो रही थी, जो उसे छू पा रहे थे। लास्ट में लाटे ने प्रिंस को थम्स अप दे दिया। तुम सच में इनक्रेडिबल हो। अब लाटे को आगे की कहानी अनफोल्ड होने की क्यूरोसिटी जाग गई।
क्या होने वाला था अब? एंड तभी पहरेदार महाराजा और महारानी के आने की घोषणा करता है। लाटे की भी नज़र उस ओर घूम जाती है। ये दोनों रोंडामियो के पेरेंट्स थे, यानी उन्हीं के जीन्स उसमें आए थे। ये ज़रूर सुंदर होंगे। लेकिन लाटे की सोच के विपरीत महाराजा की टोन निकली हुई थी। लाटे डिसबिलीव में पड़ गई। राजा तो एक बुटका और चबी शरीर का मालिक निकला। क्या ये सेटअप में कोई गड़बड़ हुई थी? लाटे अब इस दुनिया को ही क्वेश्चन करने लगी थी। महाराज के साथ महारानी भी आई। दोनों को देख लगता था जैसे ये पड़ोस में रहने वाले एक प्यारे अंकल और क्यूट सी आंटी है। लाटे अपने आंखों को रब करके क्लियर करने का ट्राई करती है, जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। महाराज अपनी शॉर्ट स्पीच स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि वो बैंक्वेट में आने वाले सबको वेलकम करते हैं और उन्हें पार्टी एंजॉय करने कहते हैं। लाटे नोट करती है कि महाराज में दम तो है जो इतने लोगों का अटेंशन एक बार में खींच लिया। राजा रानी सबको एंजॉय करने का कहते हैं। लाटे रोंडामियो को ढूंढती है पर वो तो गायब था। वो ऑब्जर्व करती है कि प्रिंस के जाने के कारण बहुत लोग दुख मना रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के सभी उसके प्यार में ऑलरेडी गिर चुके हैं। लाटे इन प्यार से पागल महिलाओं को देख रही थी जो धीरे धीरे प्यार की बीमारी के संक्रमण में आते जा रहे थे। यहाँ पॉपकॉर्न की सख्त ज़रूरत थी। कैनो भी इस बीमारी के चपेट में आ गई थी। कितना दयनीय था, लाटे सोच रही थी। लाटे ने कैनो के सिम्टम्स को कंफर्म करते हुए पूछा, क्या तुम्हारी धड़कनें तेज हो चुकी है? क्या उसके ख्याल भर से ही तुम्हें बेहोशी होने लगती है? कैनो सब पे हाँ हाँ जवाब देते जा रही थी। लाटे ने अफसोस में आंसू टपकाए। गुड लक। वो कैनो के लिए बुरा फील कर रही थी। अपने होपलेस क्रश से जल्दी उबर जाना कैनो, इससे पहले कि तुम विलन में बदल जाओ। लाटे कैनो को जैसे तैसे ग्लास पकड़ा उसके साथ टोस्ट करती है उसके फ्यूचर के नाम। मन में वो रिकॉल करती है प्लॉट के अनुसार रोंडामियो फिर से कुछ की इवेंट्स के बाद आया था नॉवेल में, जैसे आइवलिन का अपने आशिक नंबर 2 से मिलना, ड्यूक केनेथ, एंड आखिर में मास्टर ऑफ टावर मैजिक से मिली थी आशिक नंबर 3। उसे याद था कि आशिक 2 केनेथ से वो पैलेस के इम्पीरियल गार्डन में मिली थी और आर्विन से वो कैपिटल सिटी के गलियों में मिली थी। ग्लास को हाथ में पकड़े लाटे को अब बस स्टोरी लाइन के आगे बढ़ने का इंतज़ार था। सब ऑर्डर में हो रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि केनेथ आइवलिन से बैंक्वेट के आखिरी दिन मिला था। वो जोश से भर गई। लाटे के पास अभी भी 5 दिन थे केनेथ आइवलिन के मीटअप को विटनेस करने के लिए। चलो पॉपकॉर्न बनाएं, लाटे ने मुट्ठियाँ खींचते हुए कहा। कैनो लाटे को और ड्रिंक्स के लिए पूछती है और अब उसकी बस हो चुकी थी। उसने एक नज़र हॉल में घुमाई। तभी उसकी नज़र प्रिंसेस पे पड़ गई। वो तो प्रिंसेस के बारे में पूरी तरह भूल ही गई थी। अचानक उनका आई कांटेक्ट हुआ एंड ये डॉल जैसी इतनी प्यारी राजकुमारी ने उसे देख स्माइल किया। वाओ! लाटे की एक्साइटमेंट से नाक ही फूट गई। कैनो भी उसका रिएक्शन देख शॉक थी। लाटे प्रिंसेस को देख तनाव भरे एक्सप्रेशन के साथ उसकी कहानी याद कर रही थी। अफसोस था वो केनेथ के प्यार में पड़ गई थी, पर वो लूजर केनेथ बस आइवलिन के पीछे भागता था। उसे प्रिंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उससे भी बुरा तो ये था कि आइवलिन और रोजेलिया दोस्त बन गए थे एंड प्रिंसेस आइवलिन के प्रति बहुत काइंड थी। पूरा फैन समाज कंफ्यूजन में था। आखिर हो क्या रहा था? अगर लाटे प्रिंसेस की जगह होती तो वो ऑलरेडी आइवलिन के बाल 3 से 4 बार उखाड़ने का ट्राई कर चुकी होती। रोजेलिया सच में एक एंजल थी जो आइवलिन को कहती, तुम मुस्कुराऊंगी तो केनेथ को भी खुशी होगी। क्या एक लूजर इतना सुंदर हो भी सकता है भला? लाटे ने सोचा। लाटे जितनी बार रोजेलिया को देखती वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर उसे लगती। केनेथ इतना हैंडसम होगा ना, जो इतनी प्यारी लड़की को उसने अट्रैक्ट कर लिया और खुद के पीछे पागल बना दिया। चलो आज लाटे को काफ़ी मसाला मिल गया था तो अब वो सेटिस्फाइड थी। अब वो घर जाना चाहती थी। लाटे कैनो को इन्फॉर्म करती है कि वो जा रही है। कैनो पैलेस में ही रुकने वाली थी जैसा कि लाटे ने उम्मीद की थी। कैनो को झूठी उम्मीद देते हुए वो कहती है कि वो ज़रूर प्रिंस से मिलेगी, जबकि वो जानती थी कि वो अब फिर से नहीं आने वाला। प्यार नामक बीमारी से पीड़ित कैनो को अलविदा कहते हुए लाटे निकल पड़ती है अपने घर। डूबते सूरज को देख जैसे किसी गहरी सोच में हो। ये नॉवेल की दुनिया सिर्फ प्यार के इर्द गिर्द घूमती थी। कैनो का फ्यूचर अंधकार में था। खैर,
जवानी ऐसा दौर हर किसी को दिखाती है जब उसे प्यार का कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है। लैटे ने ये फिलोसफिकल बातों से हट थोड़ा मटेरियलिस्टिक टॉपिक पे जाने का सोचा, जो उसे खुशी देता था। ये नॉवेल से ऑथर कितने पैसे कमा लेती होगी, उसने सोचा। घर पे यूसेला लैटे के बाल संवार रही थी और अपनी बकबक कर रही थी। क्या प्रिंस सच में अफवाहों के अनुसार उतने ही हैंडसम हैं, इतने कि लोग उन्हें इंसान नहीं ग्रीक गॉड पुकारते हैं? यूसिला ने पूछा। लैटे कंफर्म करती है कि यूसिला फिर क्यूरियसली पूछती है, तो आपके और प्रिंस के बीच कुछ हुआ? पर उसकी उम्मीद को तोड़ते हुए लैटे जवाब देती है, कुछ नहीं, उसने बस उसे दूर से देखा, सबकी तरह। क्या? यूसेला को बिलीव नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ? मुझे और बताओ मिस, यूसेला ने डरावनी शक्ल बनाते हुए पूछा। अब तो लैटे को भी उससे डर लग रहा था। वो आंसू से भरी यूसेला को नहाने का बहाना कर भाग गई। इतने एडवेंचरस दिन के बाद लैटे घुर्राटे मार कर सुकून से सो गई। अगले दिन उठते ही वो सबसे पहले उछलते कूदते जाकर अपने घर के शेफ डेफो को बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ग्रीट करती है। गुड मॉर्निंग डेफो। पर लैटे को देख डेफो के चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। लैटे को उसका रिएक्शन देख थोड़ा बुरा लगा, पर यह ठीक भी था, क्योंकि जो उसने कारनामे यहाँ किए थे, जैसे आग लगाना, पैन को फोड़ देना, इस हिसाब से उसका शेफ डेफो बहुत सहनशीलता वाला व्यक्ति था। वो खुद भी खुद के कारनामों से स्पीचलेस थी। वो उसे ब्लेम नहीं कर सकती थी, जो उसे अपने इस टेंशन वाले रिएक्शन के लिए माफ़ी मांग रहा था। शेफ शक भरी निगाहों से लैटे को आने का कारण पूछता है, जिसे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी लैटे की मौजूदगी से। लैटे शेफ के रिएक्शन के कारण खुद को एक बिल्ली और उसे एक चूहे के जैसे इमेजिन करती है, जो हर पल बिल्ली पर शक करता है। क्या वो इतनी डरावनी थी? नहीं, लेकिन उसकी हरकतें थी थोड़ी। लैटे शेफ को प्रॉमिस करती है कि वो इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेंगी, पर शेफ को उस पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं था। वो कॉन्फिडेंट पोज के साथ कहती है, मैंने प्रोग्रेस किया है। शेफ क्लियर करते हुए कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था कि लैटे किचन को एक डंजन में बदल देती है। ये लाइन सुन लैटे सोच रही थी, क्या वो सच में इतनी बुरी थी? थिएटर्स में तो पॉपकॉर्न्स कितने इजीली और कामली बन जाते थे। क्या यार। उसने फिर भी हंसते हुए शेफ को फिक्र ना करने के लिए कहा, क्योंकि उसने सब फिगर आउट कर लिया था। पर लैटे की हंसी को देख शेफ को भयानक एंजाइटी होने लगी थी। हार मान लैटे ने अपने हाथ जोड़ विनती की शेफ से। डेफो उसे चिंता में देख रहा था। उसके पसीने छूटने लगे थे, पर आखिरकार उसने परमिशन दे ही दी। लैटे खुशी से उछल पड़ी। शेफ फिर भी उसे चिंता में याद दिलाता है कि पानी को तेल में मत डालना। लैटे कॉन्फिडेंटली कहती है, वो जानती है कोई बेवकूफ़ी ऐसी हरकतें करेगा। पर अभी भी शेफ की आंखें चीख चीख कर कह रही थी, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है। लैटे ड्रामेटिकली डिक्लेयर करती है कि उसका पुराना अवतार मर गया है। वो पुनर्जन्म लेके एक कुकिंग जीनियस के फॉर्म में बन के आई है। शेफ वॉज लाइक, क्या कुकिंग जीनियस? मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं सुना ना? एनीवेज, वो सफाई से पैन में बटर लगाती है और कॉर्न डाल देती है, एंड देन उसे परफेक्टली ढकने के लिए रख देती है ताकि वो पक जाए। ये कुकिंग कॉमिक नहीं है, ऑथर का रिमाइंडर। थोड़ी देर के बाद शेफ की शक भरी नज़रों के अंदर लैटे ढक्कन खोलने के लिए रेडी थी। वो खुद को एक ऐतिहासिक एक्सपर्ट कुकिंग के किरदार में इमेजिन कर रही थी, जो सास था में अपने टेस्टी पॉपकॉर्न का वेलकम करने के लिए रेडी था। बैकग्राउंड में धूम तनाना बज रहा था। पर रिजल्ट देख लैटे की आंखों में आंसू आ गए। पॉपकॉर्न कोयला बन चुके थे। शेफ के पसीने छूट रहे थे। आपने और क्या एक्सपेक्ट किया था मिस लैटे? लैटे अपनी नाकामी से बुरी तरह रोने लगी और कहने लगी कि ये अनफेयर है। उसने कितना ट्राई किया पॉपकॉर्न बनाने का, पर ऐसा क्यों हो रहा था? शेफ भी उसे ऐसे देख परेशान हो गया। लैटे का रोना रुक ही नहीं रहा था। अब तो उसके पास गूगल भी नहीं था रेसिपी सर्च करने। परेशान शेफ ने उससे पूछा, क्या आपका पॉपकॉर्न बनाना इतना ज़रूरी है? लैटे आंसू पोंछते हुए इंसिस्ट करती है कि पॉपकॉर्न बेस्ट स्नैक्स है।
शेफ उसे बहलाते हुए कहता है, यहाँ और भी तो चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स। लैटे भी उसकी बातों में आकर सोचने लगती है कि हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी तो अच्छे हैं और उसे उन्हें बनाने मेहनत भी नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन नहीं, टेबल पटक वो कहती है, वो एक इज्जतदार तमाशा देखने वाली औरत है, यानी वो पॉपकॉर्न के अलावा और कुछ नहीं खाएंगी। उसकी जिद देख शेफ स्पीचलेस था। लैटे बस अभी शेफ के जाल में फंसने ही वाली थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने मेरा कमज़ोर स्टेट में फ़ायदा उठाना चाहा। कितने चालाक थे ना शेफ, लैटे ने मन ही मन सोचा। शेफ डेफो कुछ गहराई से सोच रहा था। लैटे उम्मीद कर रही थी कि इस बार तो ये कुछ अच्छा बोलेंगे। शेफ सजेस्ट करता है कि इस कॉर्न में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन लैटे ने ऑलरेडी अलग अलग कॉर्न के साथ ट्राई किया था। पर शेफ का मतलब कॉर्न के सीड से था। उन्हें किसी दूसरे प्रजाति के सीड्स यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, उसने सजेस्ट किया। लैटे ने इस बारे में सीरियसली सोचा। शेफ की बातों में पॉइंट तो था। पॉपकॉर्न बनाने शायद दूसरी तरह के सीड्स यूज़ होते हो। अपने किचन को बचाने की डेस्परेशन में अब शेफ ने खुद इस पॉपकॉर्न को बनाने का जिम्मा लिया। वो लाटे को खींचते हुए मार्केट ले जाने लगा, जो सोच रही थी पॉपकॉर्न बनाने बस ड्राई कॉर्न्स लगते हैं। पॉपकॉर्न बनाने की डेडिकेशन के साथ डेफो अचानक एक हैंडसम कैरेक्टर में बदल गया। इवन उसकी मूछें भी नुकीली हो गई। दोनों जोश से निकल पड़े एक परफेक्ट कॉर्न की खोज में। कुछ देर बाद मार्केट में लैटे और शेफ को बहुत तरह के कॉर्न मिले। एक दुकानदार अपने कॉर्न को प्रमोट करते हुए कहता है, ये साउथ से आए हैं और बहुत मीठे और टेस्टी है, पर थोड़ी महंगी भी। लैटे अपने इमेजिनरी गॉगल्स को पहनते हुए अपना हाथ पोज में ऊपर करती है और कहती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे सब चाहिए। ये सब कुछ पैक कर दो। यूसेला जो उनके साथ आई थी, उसे अपनी मिस बहुत कूल लग रही थी। लेकिन दुकानदार और शेफ लैटे के शो ऑफ को देख शॉक थे। पर लैटे को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। वो शो ऑफ करते हुए स्टाइल से गॉगल स्वैग में निकालती है। फाइनली पॉप अप कॉर्न की बरसात होने लगी। मिशन सक्सेस। लैटे एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ती है। उसकी खुशी सारी सीमाएं नांग रही थी। शेफ को हमें इग्नोर ही करना चाहिए। बेसब्री से वो पॉपकॉर्न को टेस्ट करती है। क्रंची, पर ये अच्छे नहीं लगे उसे। कन्फ्यूजन में वो सोचती है इसमें कुछ कमी है। एंड तभी शेफ उसे एक प्यारी स्माइल के साथ नमक ऐड करने का ऑफ़र देता है। नॉम नॉम, हाँ, ये पॉपकॉर्न है, ये सच में पॉपकॉर्न है। प्राउड स्माइल के साथ लैटे ये मिरेकल सबके साथ शेयर करना चाहती थी, पर शेफ ऐसा नहीं मानता था। हॉल में भागते दौड़ते ढेर सारे पॉपकॉर्न के साथ लैटे ये सबको टेस्ट कराने में लगी थी। मेड्स शॉक थी। लैटे उनके मुंह में पॉपकॉर्न ठूस देती है एंड ऑब्वियसली ये टेस्टी थे। वो पॉपकॉर्न की फ्री पब्लिसिटी करते हुए पूरे घर में भाग रही थी। तभी उसे एक स्ट्रीट लेडी टोकते हुए कहती है, मिस, मैंने आपको कितनी बार कहा है ग्रेसफुली बिहेव किया करिए, आप एक लेडी हैं। पर लैटे उनके भी मुंह में पॉपकॉर्न ठूस देती है एंड उनका भी मुंह बंद कर देती है। लैटे को अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मास्टर शेफ का खिताब जीत चुकी हो। उसे एक अचीवमेंट समान फील हो रहा था। शेफ के पूछने पर कि क्या उन्हें और पॉपकॉर्न बनाना चाहिए, लैटे ने समझदारी दिखाते हुए आज के लिए प्रोडक्शन का काम बंद करने के लिए कह दिया। पॉपकॉर्न वैसे भी कोलेस्ट्रॉल और फैट से भरा था, जो उसे मोटा कर सकता था। उसने अब खुद को कंट्रोल कर उस दिन के लिए वेट करने का सोचा जब केनेथ और आइबलिन मिलने वाले थे। वो मैच्योरिटी के साथ अपने डाइट नोट्स लिखने लगी कि कितने पॉपकॉर्न उसे खाने चाहिए। वैसे थोड़ा मोटा होने में कोई बुराई तो नहीं थी। लैटे ने ऑलरेडी प्रिंस पे गिव अप कर दिया था एंड ऐसे ही शांति में बाकी दिन भी बीत गए। एक सुबह लेसेस को खींचते हुए उन्हें बांधने की स्ट्रगल में यूसेला दांत पीसते हुए कहती है, मिस, क्या आप मोटी हो गई है? गबू गबू लैटे डिनाई करती है कि वो मोटी हो गई है। यूसेला जोर से लेस को खींचती है और लैटे के कॉर्सेट को टाइट कर देती है। लैटे को अब ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। यूसेला भी कॉर्सेट को टाइट करने के चक्कर में थक गई थी। अपने इस टाइट ड्रेस के फ्रेम में सांस लेने की कोशिश कर रही थी।
लैटे सोच रही थी, क्या मैं सच्ची में मोटी हो गई हूँ? उसने पूरा ब्लेम उन एडिक्टिव पॉपकॉर्न पर डाल दिया। वो विश्वास भी नहीं कर सकती थी उसने और सभी घर वालों ने इतने सारे पॉपकॉर्न कंज्यूम किए थे। बड़े हो या बच्चे, सबको पॉपकॉर्न पसंद थे। इनके पॉपकॉर्न ठूसने के बाद बैंक्वेट का आखिरी दिन जैसे पलक झपकाए ही आ गया हो। आज के इवेंट के लिए लाटे एक्साइटमेंट से भर गई। नेक्स्ट सेकंड एक हारे हुए लुक के साथ लाटे ज़्यादा सजने पर गिव अप करने का डिसाइड करती है। यूसेला शौक के साथ रीज़न पूछती है। ये बंदी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ लाटे एक्सप्लेन करती है कि किसी भी तरह का मेकअप या ड्रेस काफ़ी नहीं होगा प्रिंस आइबलिन को छोड़ उसे चुने। उसे अपनी स्टैंडिंग पता थी, कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ थी। आइबलिन के अलावा लाटे के कंपेयर में यहाँ अप्सराओं की भरमार थी, जो लाटे से कई ज़्यादा सुंदर थे। उसे अब असंतोष महसूस हो रहा था। वो बड़बड़ाती है, इस दुनिया में इतनी सारी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, फिर उन तीनों लड़कों को छोड़ बाकी दुनिया के मर्द ऐसा क्यों लगता है जैसे बिलो एवरेज से भी नीच हो। यूसेला को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। लाटे ध्यान से यूसेला का हाथ पकड़ उसे समझाने का ट्राई करती है, पर ज़िद्दी यूसेला रोते हुए कहती है कि आप बहाना बना रही है, आपको बस पॉपकॉर्न खाने हैं। फिर बहुत मनाने के बाद आखिरकार लाटे को सिंपल ड्रेस पहनने की परमिशन मिल ही जाती है यूसेला से। प्यारी सी लाल गाउन में रेडी हुई लाटे सोचती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा सजने संवरने की, अगर तुम ऑडियंस में ही बैठने वाले हो तो। लाटे की मॉम फिर रोते हुए लाटे को सेफ घर आने के लिए कहती है। सच्ची ये तो हिंदी फिल्मों की माओ से भी ज़्यादा ड्रामेटिक है। एक कॉर्न के कटोरे को छुपाते हुए लाटे निकल पड़ती है पैलेस के लिए। पैलेस पहुंचते ही लाटे अपने बिजनेस में लग जाती है। आज का ड्रामा शांति से बैठ के देखने के लिए वो एक अच्छी सी जगह तलाश करने लगती है। आज का सीन गार्डन में सेटअप किया था, क्योंकि उसे याद था आइवलिन पेड़ पर चढ़ी थी। उसे फाइनली एक जगह मिल गई। पॉपकॉर्न के साथ वो रेडी थी ड्रामा देखने। एक नज़र पेड़ पे डालते हुए उसे पक्षी का घोंसला दिखता है जो अनस्टेबल था, जिसे आइवलिन अब ठीक करेंगी। काल्पनिक 3D ग्लासेस के साथ पॉपकॉर्न को एंजॉय करते हुए लैटे और उसके प्यारे प्यारे खरगोश रेडी थे आइवलिन का वेट करते। जैसे कि लैटे ने उम्मीद की थी, फाइनली आइवलिन आ ही गई एंड उसने डायरेक्ट जाके घोंसले को ठीक करने का सोचा। लेकिन अचानक उसका पैर फिसला एंड वो पैनिक करने लगी। एक टहनी को पकड़े वो खुद को जैसे तैसे संभाली थी। लैटे पूरा तमाशा पॉपकॉर्न को एंजॉय करते हुए देख रही थी। यस फाइनली अब केनेथ आएगा एंड वो आ भी गया। ठंडी टोन में वो आइवलिन को पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वो वक्त था जब एम्पायर का सबसे पॉपुलर और यंगेस्ट ड्यूक केनेथ नॉवेल में पहली बार अपीयर हुआ था। पॉपकॉर्न खाती लैटे के दिमाग में केनेथ की आवाज़ गूंज रही थी, जो बहुत प्यारी थी। केनेथ फिर अपने सवाल दोहराता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आइवलिन, जो अभी भी पेड़ पर लटकी हुई थी, इस अजीब अनजान इंसान पर अपना ही सवाल फेंक देती है, तुम हो कौन? बैंग! केनेथ को तो जैसे बिजली का बड़ा सा झटका लग गया। आइवलिन उसका रिएक्शन देख कंफ्यूज थी। इधर लैटे फूट फूट के शांति से हंस रही थी। उसे केनेथ का रिएक्शन बहुत फ़नी लगा। वो स्माइल करते हुए कहती है, जाहिर सी बात थी, आइवलिन को यहाँ के लोग थोड़ी पता होंगे, वो तो फॉरेन स्टूडेंट थी ना। केनेथ खुद को कंपोज करते हुए डिसबिलीव में पूछता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ? लैटे और उसके रैबिट्स ये सीन बड़े एंटिसिपेशन से देख रहे थे। पेड़ से लटकी आइवलिन केनेथ को सार्केस्टिकली पूछती है, क्या तुम्हें जानने का कोई रीज़न होना चाहिए? क्या तुम यहाँ राजा हो? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। केनेथ के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है। इंटरेस्टिंग। उसे ये जवाब कुछ अनोखा लगा। झुंझलाई आइवलिन केनेथ से कहती है, वहाँ हंसना बंद करो और आके थोड़ी मेरी मदद कर दो, मैं नीचे नहीं आ सकती। केनेथ उसके बिहेवियर पे फिर हंस पड़ता है। केनेथ के पूछने पर कि आइवलिन क्यों पेड़ पर चढ़ी थी, वो एक्सप्लेन करती है कि वो तो बस घोंसले को ठीक से स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि ये घोंसला लगभग गिरने ही वाला था,
प्यारी सी स्माइल के साथ वो अपना चार्म बिखारती हुए कहती है, मैं तो बस मदद करने का ट्राई कर रही थी। केनेथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, पहले तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कैच कर लूँगा। केनेथ आइबलिन को ग्रेसफुली कैच कर लेता है, जैसे वो बस एक नाजुक सी गुड़िया हो। लाटे इन दोनों का ये मूवमेंट देख सोचती है कि ये लोगों का रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी डेवलप नहीं हो रहा है। क्राउन प्रिंस के कंपेयर में केनेथ बहुत आगे जा चुका है। लाटे दिमाग में फिश टू केनेथ को फिश वन रोंडामिया से आगे निकलता पाती है। केनेथ और आइबलिन बातें करते कुछ दूर चले जाते हैं। अब लाटे को उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो उनके थोड़ा और करीब जाने का सोचती है, पर क्रश पॉपकॉर्न की आवाज़ उसके पैर से कुचले जाने पर आती है। वो एक एक्सट्रीमली ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के साथ सोचती है उसका शांति से उनका पीछा करने का प्लान फेल हो गया एंड गलती इस नामाकुल पॉपकॉर्न की है। ऑथर रिमाइंडर, ये नॉवेल ने अभी भी अपना टाइप चेंज नहीं किया है, ये रोमांटिक ही है। लाटे डर से फ्रीज हो जाती है। केनेथ और आइबलिन ने भी ये आवाज़ सुन ली थी। केनेथ उसे गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो? लाटे स्पीचलेस थी। पॉपकॉर्न देख वो उसे गाली मार रही थी और कह रही थी कि सारी तुम्हारी गलती है। वो दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सोचती है कि वो ऐसा दिखाएंगी कि वो तो बस यहाँ से गुजर रही थी। पर जैसे ही उसने अपनी नज़र उन दोनों की ओर घुमाई, उसने केनेथ को ब्लू फ्लेम से जलता पाया, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। वो ये देख टिटक गई। केनेथ की गहरी कठोर आंखें उसे जैसे डेजावू दे रही हो। उसे पक्के से पता था केनेथ के दिमाग में चल क्या रहा था। उसे उन पागलपन से भरे स्टॉकर्स फैंस की याद आई, जो उसकी पिछली ज़िंदगी में अपने आइडियल्स को कॉकरोच की तरह फॉलो करते थे। लाटे और उसके दोस्त ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो इनसे नफरत करते थे। एंड आयरनी देखो, एक नॉवेल का फिक्शनल कैरेक्टर अब उसे उस नज़र से देख रहा है एंड उसे एक पागल स्टॉकर समझ रहा है। लाटे का तो मुंह ही लटक जाता है ये सोचकर। केनेथ सड़ा मुंह बनाकर लाटे को कन्फ्रंट करते हुए कहता है, मैं बैंक्वेट अटेंड नहीं करने वाला था ताकि मैं तुम जैसों से बच सकूं, लेकिन आखिर तुमने मेरा पता लगाया तो लगाया कैसे? लाटे उसके अक्यूजेशन सुन अपनी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन कर रही थी। वो फुल ऑनेस्टी के साथ केनेथ को क्लियर करती है, नहीं, वो फुल ऑनेस्टी के साथ केनेथ को क्लियर करने का ट्राई करती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। केनेथ उस पर दूसरा सवाल फेंक देता है, तो तुम फिर छुप क्यों रही थी? लाटे जिस पर कॉन्फिडेंटली बहाना बनाते हुए कहती है कि वो तो बस गार्डन में अपने पॉपकॉर्न्स शांति से खाने आई थी, बिकॉज अगर वो बैंक्वेट में होती तो पॉपकॉर्न की स्मेल से दूसरों को डिस्टर्ब होता एंड इसीलिए वो गार्डन में थी, जैसे कि उम्मीद थी। केनेथ को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। लाटे अब चिढ़ गई। वो गुस्से से केनेथ को कहती है, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ योर एक्सेलेंस। सब यही कहते हैं, केनेथ ने उदासी से कहा। वो चिढ़ा हुआ था, अब उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन लाटे उसे ब्लेम भी नहीं कर सकती थी। नॉवेल के अनुसार केनेथ को बचपन से ही इस तरह की स्टॉकिंग के कारण सफ़र करना पड़ा था। उसकी लाइफ में प्राइवेसी तो बस नाम मात्र की ही थी। उसे ऐसा लिखा गया था जो एक वुमेन हेटर था, पर इसमें हीरोइन एक्सेप्शन थी। एनीवेज, लाटे का माथा खराब हो गया। वो अपने पॉपकॉर्न की कसम खाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी सच्ची में, लेकिन मजाल है पॉपकॉर्न की प्यारी शक्ल देखकर भी केनेथ एक इंच भर भी हिला हो। उसकी नुकीली नाक को देख लाटे के मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, जैसे वो उसकी नाक में पॉपकॉर्न घुसेड़ दे। इनके आर्ग्यूमेंट में आइबलिन भी कूद पड़ी, जिसे देख लाटे सरप्राइज थी। स्टॉप इट, बहुत हार्श कह दिया तुमने। अगर वो कह रही है कि वो तुम्हें फॉलो नहीं करती तो नहीं करती होगी ना। इधर लाटे आइबलिन को क्लोजअप देख सोच रही थी कि इसके बाल भी कितने सुंदर है। वो बत्ती सी भी दिखाने लगी थी, क्योंकि वो खुद को लकी मान रही थी एज उसे आइबलिन का प्रोटेक्शन मिल गया हो। एंड अब वो केनेथ को अच्छे से सुनाने वाली थी लाटे के साइड से, क्योंकि अगर लाटे उसे सुनाती तो उसका तो मरना कन्फर्म ही था, और अगर आइबलिन उसे सुनाती तो उसे प्यार कहा जाएगा। लेकिन लाटे की स्माइल तब गायब हो गई जब उसने आइबलिन के अगले शब्द सुने, जिसे सुन वो कन्फ्यूजन में पड़ गई, जो कहती है, अगर वो तुम्हें फॉलो भी कर रही होंगी जैसा तुमने कहा, तो भी ये इतना भी ज़्यादा नुकसानदायक तो नहीं है ना। आइवलिन जैसे न्याय के लिए लड़ रही हो। वो आगे कहती है, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली।
वो तो तुम्हें फॉलो इसलिए करती है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उसके लिए बुरा महसूस नहीं करते? लैटे यहाँ रोते हुए ड्रामेटिकली सोच रही थी। आइबलिन, रुक जाओ, तुम अपनी पैशनेट स्पीच मत दो, क्योंकि तुम ऐसी लग रही हो जैसे एक कम दिमाग पति जो मेरी सास को समझाने का ट्राई कर रहा है, पर इससे चीज़ें सुलझ नहीं और उलझते जा रही है। केनेथ आर्ग्यू करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लेना देना है उससे? वो क्या तुम्हारी चाची लगती है जो तुम्हें उसकी इतनी साइड ले रही हो? तुम्हें क्या मिलेगा उसकी साइड लेके? आइबलिन इस पर फिर चिढ़कर कहती है कि हो गया तुम्हारा बोलना, तुम्हें क्या लगता है लोग दूसरों की हेल्प इसीलिए ही करते हैं क्योंकि उनको बदले में कुछ मिले? लैटे अपने छोटे हाथ बढ़ा उन्हें रोकने का ट्राई करती है, पर मन ही मन वो ये भी सोच रही थी कि आइवलिन, तुमने मेरी हेल्प कब की? अचानक केनेथ चुप हो गया और स्माइल करने लगा। आइवलिन भी शांत हो गई थी। ये एटमॉस्फेयर को क्या हुआ? लैटे इन दोनों को देख रही थी और तुरंत अपनी 3D ग्लास लगा लेती है। केनेथ चार्मिंग स्माइल के साथ अपनी नशीली आंखें आइवलिन पे डालता है और कहता है, अनोखा, ये दिलचस्प है। लैटे की आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो बता रहा था मेल लीड 2 अब मछली बन चुका है। लैटे समझ नहीं पा रही थी, क्या नॉवेल में इतनी जल्दी प्रोग्रेस हुई थी? यहाँ केनेथ अगर अनोखा कहता है तो उसका मतलब है कि मैं तुम पर नज़र रखूँगा, और अगर वो दिलचस्प कह रहा है तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे प्यार में जल्दी गिरने वाला हूँ। केनेथ ने तो हीरोज़ की लेजेंडरी लाइन प्लॉट के बहुत पहले ही बोल दी, पहले एनकाउंटर में ही पूरा चांस ले लिया। लैटे उसे एक सेक्सी मर्मेड के तौर पर इमेजिन करती है जो स्टाइल से पोज कर रहा था। बाय एनी चांस उसे लग रहा था कि क्या ये नॉवेल का प्रोग्रेस उसके कारण हुआ है? तभी उसे रियलाइजेशन हुआ वो तो बस इन दोनों मेल लीड्स के बीच रोमांस बढ़ाने की एक टूल थी। सपोर्टिंग कैरेक्टर की नियति उसे अब जाके समझ आई। वो अपनी किस्मत पर दुख मनाने लगी, लेकिन ड्रामा ज़्यादा ज़रूरी था। वो पॉपकॉर्न खाते हुए इन दोनों को देखने लगी। कंटिन्यू, मैं तो पॉपकॉर्न एंजॉय करती हूँ। अचानक केनेथ की तीर जैसी नज़र लाटे पर पड़ी। क्या क्या तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लाटे ने मन ही मन सोचा। केनेथ उसे रूडली दफ़ा हो जाने कहता है। लाटे को केनेथ का रिएक्शन अजीब लगा। अचानक वो उसको टारगेट क्यों कर रहा था? उसने तो कुछ किया ही नहीं था। अब लाटे स्पीचलेस हो गई। वो उसकी बकवास सुन रही थी जो कह रहा था, तुम कितनी इंडिसेंट हो, तुम जैसे लोगों का मुझे कभी समझ नहीं आता। ये लड़की मुझे तुम्हारे लिए बुरा महसूस करने कह रही है, पर तुम जैसों के लिए बुरा महसूस करना पॉसिबल भी है। ओके, अब बहुत हो चुका था। लाटे की मुट्ठियाँ कस गई। पहले जब केनेथ ये सब लाइनें बोलता था तो किम को नॉवेल पर ऐसा लगता था कि वो बहुत हॉट है, भले ही वो जर्क है लेकिन हॉट है। पर अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो अपने सारे शब्दों को नकार देती है जो उसने कभी पहले किए होंगे। लैटे आइवलिन से सवाल करती है, क्या उसने इसकी बकवास सुनी? आइवलिन कन्फ्यूजन में हाँ कहती है। लैटे फिर उससे अगला सवाल करती है, ये तो अजीब होगा ना अगर वो इतनी बकवास सुनने के बाद भी? आइवलिन फिर से हामी भरती है। लैटे स्माइल के साथ केनेथ को घूर रही थी। तुम क्या है बिगाड़ लूंगी मेरा जो मुझे ऐसा घूर रही हो? केनेथ ने कॉन्फिडेंस से कहा। पर अगले ही सेकंड लैटे ने केनेथ के नाक में पॉपकॉर्न घुसेड़ डाले, ये कहकर कि उसका हाथ फिसल गया। आइवलिन भी शॉक थी।